मित्रों, अभी एक बहुत ही दो बड़े महत्वपूर्ण भाषण हुए हैं हमारे यहाँ हमारे सामने। उनमें से जो पहला भाषण है वो सावरकर जी के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ 6 ग्लोरियस एवॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, उस पर हुआ। ये किताब मैंने सारी पढ़ी है और खूब पढ़ी है। जब मैं कॉलेज में था तब से पढ़ी, पहले किताब पढ़ी एक बार जब मैं कॉलेज में था एज ए स्टूडेंट, फिर दोबारा पढ़ी और इस कार्यक्रम के दौरान दोबारा फिर से पढ़ी एक बार। वास्तव में बहुत बड़ी किताब है वो। एक भारत की इतिहास की दृष्टि को समझने के लिए इस किताब के बिना काम नहीं चलता। सावरकर ने हमको बताया अपनी इस किताब में कि सिकंदर जीता कि हारा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। हमने मान लिया कि वो जीत गया, अगर जीतता तो वापस क्यों जाता? वो सवाल खड़ा किया उन्होंने, एक बड़ा भारी सवाल खड़ा किया और सवाल अब खड़ा हुआ है कि क्या वास्तव में सिकंदर जीता भी या नहीं। अब तो सवाल ये भी उठने लग गया कि सिकंदर हुआ भी, आया भी नहीं, आया कि नहीं आया भारत पर। परंतु ये तो बड़ा भारी एक व्यामोह जैसा हो जाएगा। परंतु अगर सिकंदर भारत आया, उसने आक्रमण किया, तो वो वापस क्यों गया? विजेता कभी लौटता नहीं है, खासकर ऐसा खूंखार विजेता जिसकी एकमात्र रुचि रक्तपात में है, वो क्यों वापस जाएगा? सावरकर कहते हैं कि वो उस वाक्य जो बोला उस पुरु ने कि बताओ, सिकंदर ने पूछा कि बताओ तुमसे क्या व्यवहार किया जाए, तो उनको जवाब मिला, सिकंदर को जवाब मिला, पुरु ने जवाब दिया कि वही व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। सावरकर जी ने इस वाक्य को बहुत महत्वपूर्ण माना है। मैं भी मानना चाहता हूँ, पर इस वाक्य में ऐसा क्या है कि सिकंदर लौट गया? ये किताब पूरी पढ़ने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि सावरकर जी उस पुरु के इस वाक्य से इतने प्रभावित कैसे हो गए, सिकंदर इतना प्रभावित कैसे हो गया कि वो आक्रांता, मैं फिर से कह रहा हूँ, रक्त पिपासु विजेता वापस चला गया। इस प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं मिलता। ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि सिकंदर वापस क्यों लौटा। कई सीरियल बने हैं इन दिनों में चाणक्य पर और चंद्रगुप्त मौर्य पर, उनमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश की गई है, किंतु सावरकर जी के उत्तर से संतोष नहीं मिलता। हमें उनसे अधिक संतोषजनक उत्तर की अपेक्षा थी। ऐसे व्यक्ति से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसा उत्तर हो जो पूरे देश के तन मन को एकदम उसमें छा जाए। उस उत्तर की हमको प्रतीक्षा है। सावरकर जी का ये हम पर ऋण है कि हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें कि क्या सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो वो वापस क्यों लौटा, इसका उत्तर ढूंढना शेष है। ये उत्तर हमको उस किताब में नहीं मिलता, वो जो मिलना चाहिए, इसकी हमको एक प्रतीक्षा रहेगी। सब मित्र जहाँ बैठे हैं, शोध करें, इतिहास की पुनः व्याख्या होनी चाहिए, इतिहास का पुनर्लेखन तो होना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। एक और बात, मैं कोई सावरकर के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सावरकर का भक्त हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने उनकी पुस्तक 3 बार पढ़ी है, ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसी किताब के आधार पर एक प्रश्न मेरे दिमाग में और भी उठता है। वो प्रश्न आप सबके दिमाग में उठता होगा, किंतु हम अपने भारत के बड़प्पन के मोह से कई बार इतना ग्रस्त हो जाते हैं। बड़प्पन से तो हम ग्रस्त हैं, पर उसके मोह से ग्रस्त क्यों रहे? हम उसके मोह से इतना ग्रस्त हो जाते हैं कि कई बार हम ठीक प्रश्न भी नहीं सुनना चाहते। हम क्यों नहीं सुनना चाहते? जो किताब की अभी विवेचना की है उपाध्याय जी ने, उसी कालखंड की बात है। उसी कालखंड की बात है। इस्लाम भारत में आया, इस्लाम भारत में आया और वो जीता। इस्लाम भारत में आया और हम हारे। ये दीवार पर लिखा हुआ सत्य है। इस्लाम ने हमें 600 साल, 700 साल, 1000 साल नहीं, 6 या 700 साल गुलाम बनाया। ये दीवार पर लिखा हुआ सत्य है, कोई संदेह की बात ही नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? चक्रवर्तियों का देश,
चंद्रगुप्त मौर्य का देश, अशोक महान का देश, समुद्रगुप्त का देश, अभी जी कहा स्कंदगुप्त का देश, पुष्यमित्र का देश, ये देश गुलाम क्यों हुआ? ये प्रश्न आपको ढूंढना पड़ेगा, इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा आपको। हम गुलाम क्यों हुए? इस हद तक गुलाम हुए मित्रों, इस हद तक गुलाम हुए, हम अपने देश का नाम भूल गए। हम भारत हैं, हम भारत क्यों हैं हम नहीं जानते और नहीं जानना चाहते। देश का नाम भारत क्यों है उसकी परवाह किए बिना अब आज भारत की पूरी पीढ़ी, जिसमें जहाँ मेरे सब शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, हम भारत को भारत कितनी बार कहते हैं? इंडिया ही कहते हैं हम, हिंदुस्तान तो कहते ही हैं। आज की पूरी, आई एम सॉरी, मुझे कहते हुए दुख है, आज की पूरी जो शासक व्यवस्था है हमारी, उनके सभी प्रवक्ता भारत को भारत कहते नहीं है, हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान तो हमारा देश, हमारा नाम नहीं है। भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं है। भारत हिंदुस्तान कब बना? जब खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को इस्लामाइज करने का बीड़ा उठाया, और वो बीड़ा पूरे इस्लाम ने कई साल तक उठाया, कई सौ साल तक उठाया, और पूरे देश को, लगभग सारे देश को इस्लामाइज कर दिया। देश का नाम चेंज हो गया, हिंदुस्तान। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान बनाने ही आया था, और वो बना गया, और वो बना गया। सिंध को सिंध नहीं रहने दिया उसने सौवीर को सौवीर नहीं रहने दिया, सौवीर को बना दिया बलूचिस्तान, सिंध को बना दिया सिंधु को बना दिया सिंध, सब बना दिया। तो ऐसा भारत अपना देश तक, अपना नाम तक भूल जाए, ऐसा भारत अपने आप को हिंदुस्तान कहने में गर्व अनुभव करे, हर व्यक्ति, हर नौजवान पीढ़ी का हर व्यक्ति देश को इंडिया कहे, देश के हर न्यूज़ चैनल पर आने वाले विज्ञापन में भारत का नाम सिर्फ इंडिया हो, दूध पीता है इंडिया, ऐसे विज्ञापन आए, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए कोई बहुत गर्व की बात नहीं है। हमें खुद अपने आप से सोचना पड़ेगा। सवाल नंबर 1 कि हम गुलाम क्यों हुए? चक्रवर्तियों का देश गुलाम क्यों हुआ? क्यों हुआ? वो अपना नाम तक क्यों भूल गया? ये हमको सोचना पड़ेगा। और गुलामी कहाँ तक गई? गुलामी कहाँ तक गई, ये सोचने पर तो आपके रोंगटे खड़े होने ही चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि सिंधु को सिंध बना दिया, सौवीर को बलूचिस्तान बना दिया ना। आज बलूचिस्तान कहते हैं हम लोग ना, हमको जानते हैं कि किसका नाम सौवीर है, हम नहीं जानते। पूरा वो क्षेत्र जो आज पाकिस्तान है, इसका पुराना नाम क्या है? ढूंढने पर शायद हमको मिल जाए, कोई नाम तो होगा ना उसका पूरा नाम है, उसका सप्त सिंधु नाम है पूरा, परंतु बर्बाद होते 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 वो पाकिस्तान बन गया। ऐसा क्यों हुआ? बंगाल क्यों बना? पूरी बंगाल पूरा का पूरा इस्लामाइज कैसे हो गया? पश्चिम बंगाल इस समय इस्लामाइज होने की ओर क्यों जा रहा है? क्यों उसको रुकावट, उसे कोई रोक पा रहा उसको? तो ये प्रश्न भी हमारे सामने हैं जो अनुत्तरित हैं, उनका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। भारत गुलाम क्यों हुआ? इस हद तक गुलाम हुआ कि अपना नाम भूल गया, इस हद तक गुलाम हुआ कि अपने सारे एरियाज़ के, इलाकों के नाम तक भूल गया। हम लोग अब कश्मीर कहते हैं ना, आप मेरी बात सुनकर बुरा मत मानिएगा, हम अपने को कश्मीर कहते हैं। हम कश्मीर नहीं हैं, हम काश्मीर हैं। KAA हैं, अगर उच्चारण बताना चाहूँ आपको तो हम काश्मीर हैं। राज तरंगिणी कश्मीर का नहीं है, काश्मीर का है। किंतु पूरी इस्लामिक सोसाइटी ने, वहाँ जो भी है, उन्होंने पूरे कश्मीर को कश्मीर कह दिया है, और हम कश्मीरी कहते हैं। हम अपने नाम तक बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी महानता के गुणगान करने में कोई नुकसान नहीं है। अब मैं गुणगान करता हूँ ना मैं, हम अगर भारत का इतिहास लिखने का प्रयास करें, इतिहास देखना पड़ेगा। ये जो इतिहास हम सुना में हमने अभी उपाध्याय जी से, वो तो बहुत छोटा अंश है।
जिसको सावरकर जी हमें दे गए लिख करके, हमें उपलब्ध है, किंतु इससे कितना बड़ा गुना इतिहास और बड़ा है वो, जो हम लिख नहीं पाते, हम पढ़ते नहीं, हम जानना नहीं चाहते। इतिहास, भारत अकेला भारत सिर्फ उत्तर और दक्षिण नहीं है, भारत उत्तर भी है, भारत पूर्वांचल भी है, भारत उत्तर पूर्व भी है, भारत उत्तर पश्चिम भी है, भारत पश्चिम भी है, भारत पश्चिम भी है, भारत दक्षिण भी है, अकेला दक्षिण नहीं है। वो दक्कन, जिसको हम दक्कन कहते हैं, दक्कन, वो दक्षिणापथ भी है, वो दक्षिण भी है, और ध्रुव दक्षिण भी है, सूर्य दक्षिण भी है, सारा भारत है ये। बीच में मध्य देश भी है, किंतु मध्य देश है ये, अगर मैं आपसे कहूँ मध्य देश, आप कहेंगे कि बाली जी अपना नाम ठीक पढ़िए, हम मध्य देश नहीं, मध्य प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश नया बना है, हम मध्य देश हैं। पुराना नाम भारत में एक भारत जो सेंट्रल एशिया है, जो हिंदी भाषी भारत है, हिंदी भाषी भारत जिसको कहते हैं आज हम, वो मध्य देश है। तो एक श्लोक हम सुनते हैं, कई बार हम लोग, कईयों ने सुना है श्लोक को, मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वंसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। यही तो कहना जी, ये देश कौन? एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश से पैदा होने वाला व्यक्ति। ये देश कौन सा है? ये भारत देश नहीं है, ये मध्य देश है। उसी मध्य देश के लोगों से कहा गया है कि ये मध्य देश इतना 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 शानदार एरिया है, भारत का इतना क्षेत्र है ये, कि यहाँ पर भाषाओं का इतना सौष्ठव है, संस्कृति की इतनी यहाँ पर विराटता है, इसमें दर्शन की इतनी गहराई है कि यहाँ का जो व्यक्ति है वो पूरे भारत के लोगों के चरित्र की शिक्षा प्रदान करे। ये मध्य देश कौन सा है? हम भूल चुके। क्यों भूले? इसलिए भूले, हमने अपने देश का नाम भुला दिया। तो मध्य देश तो उसका हिस्सा है। अपना नाम भूलेंगे तो देश कहाँ से याद रहेगा? भारत के चार हिस्से पूरे भारत की परंपरा मिलते हैं। उपाध्याय जी, मुझे ही विल बियर मी आउट। भारत में 4 हिस्से बिल्कुल स्पष्ट हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पश्चिम में यवन है। यवन कोई यूनानियों के आने से पहले नहीं था, बाद में नहीं हुआ, ये पहले से ही है, पुरानों में ही है। यवन है वो सारे भारत के लोग। पूर्व वाले सारे किरात हैं, उत्तर के सारे आर्य हैं, दक्षिण के सारे द्रविड़ हैं। सब नाम हमारे यहाँ मिलते हैं, किंतु द्रविड़ों के नाम पर जो विचंडा देश में किया गया हम नहीं जानते क्या? हम सब जानते हैं। देश के 2 हिस्से कर दिए, आर्य और द्रविड़। कोई हिस्से ऐसे नहीं है। भारत में 4 तरह की जातियाँ हैं, उन जातियों की फिर उपजातियाँ हैं, अनेक उनके इलाके हैं। ये सब विवरण हमारे देश के पुराणों में, इतिहास में मिलता है ये सब। किंतु चूंकि हमने भारत के इतिहास के नाम पर कुछ भी याद ना रखने का हमने तय कर रखा है, इसलिए हम हर चीज़ भूलते जा रहे हैं। अपने देश का नाम तक भूल गए, देशों के नाम, प्रदेशों के नाम तक भूल गए, अपनी भाषाओं के नाम तक भूल गए। होते होते यहाँ तक हो गया है कि वी आर नाउ फॉरगेटिंग एवरीथिंग। हम सब भूलते जा रहे हैं, ये भूलना नहीं पड़ेगा। एक प्रश्न का उत्तर आप ढूंढना शुरू करेंगे तो सब प्रश्न खड़े होते जाएंगे, और हर प्रश्न के उत्तर के ढूंढ में हमको पूरा भारत समझ में आना शुरू हो जाएगा। प्रश्न ये है जो मैं उपाध्याय जी के भाषण के बाद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मैं बड़ी विनम्रता रख रहा हूँ। देशभक्त हूँ मैं, इसलिए रख रहा हूँ। इतिहास का बहुत ही एक खोजी विद्यार्थी मानता हूँ अपने आप को, मैं ऐसा मान के रख रहा हूँ। भारत के लिए रख रहा हूँ, भारतीयों के लिए रख रहा हूँ कि आखिर भारत गुलाम क्यों हुआ, चक्रवर्तियों का देश गुलाम क्यों हुआ, जगत गुरु गुलाम क्यों हुआ, सोने की चिड़िया गुलाम क्यों हुई। इन प्रश्नों को ढूंढना शुरू करेंगे तो हम सब उन तक पहुंच जाएंगे जिन प्रश्नों की तलाश करते करते हम इतिहास का पुनर्लेखन करेंगे। हम इतिहास का पुनर्लेखन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना गुणगान कर रहे हैं। गुणगान करिए, खूब करिए, उससे प्रेरणा मिलती है, शारीरिक बल भी मिलता है और बौद्धिक बल भी मिलता है, दोनों बल मिलते हैं अपना गुणगान करने से, किंतु उससे काम चलता नहीं है। अभी जो दिल्ली में हो रहा है इन दिनों में, ये हमारे गुणगान का तो प्रतीक नहीं है। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ, और वो गड़बड़ बड़ी भारी है। देश की आबादी का 10% या 5% या 12% पूरे देश को अपने जगड़ में जगड़ ले, ये केवल हमारे देश में संभव है और कहीं संभव नहीं है।
पूरे देश की राजनीति को 13% लोग चलाएं और चलाते चले जाएं और हम कुछ कह ना पाएँ, कुछ कर ना पाएँ, ये इसलिए होता है कि हम कुछ प्रश्नों से कतरा रहे हैं। इसलिए बेसिक प्रश्न को शुरू करें, इतिहास का पुनर्लेखन शुरू करें। इतिहास के पुनर्लेखन का बेसिक प्रश्न ये है कि चक्रवर्ती भारत, जगत गुरु भारत, सोने की चिड़िया का भारत गुलाम क्यों हुआ? क्यों हुआ? ढूंढिए, इतिहास को पुनर्लेखन करिए। मैं आपके साथ बैठूंगा। धन्यवाद।